हेलो एवरीवन। ये डीएलएड एंड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं। इन क्लासेस में अब से पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे बीएलएड या बीटीसी में, उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन पेपर में जो आंसर लिखे हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स से हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने इन्हें खूब अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाया है, और जितना इजी हो सकता था मैंने उतना इजी रखा है कि आपको एक बार में ही पढ़ के ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास में हम साइंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, और ये जो पेपर था वो इससे जस्ट 1 ईयर पहले पूछा गया था, मतलब कि 2023 का ये पेपर है साइंस का। और ये कौन से सेमेस्टर की क्लासेस है? सेकेंड सेमेस्टर की, डीएलएड और बीटीसी की। तो चलिए देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन को। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर या सतीश धवन। तो बहुत ही सरल है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राकेश शर्मा। पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, मतलब कि द रासायनिक ऊर्जा। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, अर्ग या मीटर। तो उसका राइट आंसर है बा वाला, न्यूटन। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका राइट आंसर है बा, सेंट्रोसोम, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, मीन्स CaCO3। इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किसका रासायनिक सूत्र है? चूना पत्थर का है। विकल्पीय प्रश्नों के बाद आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जो मार्क्स होता है वो प्रॉपर 1 नंबर होता है ईच क्वेश्चन का। उसके बाद आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका जो मार्क्स होता है वो 2 नंबर का होता है। जो हमारे अति लघु प्रश्न के जो उत्तर होते हैं उन्हें हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही हमें लिखना है। और लघु उत्तरीय प्रश्न हमें मैक्स टू मैक्स आधा पेज का या 1 पेज का लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप कॉपी भरते रहें। तो पहला अति लघु प्रश्न है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो उसका राइट आंसर होगा कि वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं या पाई जाती हैं। तो आप इसको इसी तरीके से लिख के आइएगा कि वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं? वसा में घुल जाते हैं। जबकि विटामिन बी और सी, ये 2 ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसकी बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। कीड़ा, कीड़ा की स्पेलिंग क्या हो? KEDA, कीड़ा। अब कीड़े को आप वाटर में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो इट मीन्स ये किस में घुलेंगे? बसा में। तो विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो। KED और ए, ये सारे विटामिन किस में घुलेंगे? बसा में। अब इसके अलावा कौन कौन से विटामिन आएगा? इसके अलावा रहेगा विटामिन सी और विटामिन बी। तो ये 2 विटामिन किस में घुल जाएंगे? ये दोनों विटामिन घुल जाएंगे पानी में। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है? तो किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करने के लिए दवाई पिलाई, लगाई, खिलाई या इंजेक्शन या किसी अन्य रूप में दी जाती है, तो उसे ही टीका कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? कीटों के द्वारा प्राप्त करते हैं या कीटों को खाकर प्राप्त करते हैं, उन्हें ही हम कीटभक्षी, मतलब कीट का भक्षण करने वाले पौधे कहते हैं। इनके नाम क्या क्या है? कोबरा लिली और दूसरा है नेपंथनीज। नेपंथनीज को हम घटपर्णी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऐसे लिखेंगे, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। चाल वस्तु की दिशा में परिवर्तन का परिणाम होता है। ठीक है, उसके आगे क्या है? चाल
का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका अनुपात ही चाल कहलाती है। उसके अनुपात ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और चाल की अगर हम मात्रक की बात करें तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा। आई होप आपको अति लघु प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? नाम और उनके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे अपना कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो किसी भी चीज को या खाने को काटने के काम आते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे के साइड में अपने मुख में देख भी सकते हैं। और ये जो दांत होते हैं वो 6 माह की उम्र से इनका विकास होने लगता है। नेक्स्ट जो तरीके के दांत होते हैं वो होते हैं रंधक। रंधक दांत जो होते हैं वो भोजन को चीरने में चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में ये 2 होते हैं। रंधक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। नेक्स्ट है अग्रचूर्ण। अग्रचूर्ण भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में ये 4 दांत होते हैं। अग्रचूर्ण दांत जो होते हैं वो 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। फिर लास्ट जो है वो है च्वर्णक। जो अग्रचूर्ण से जो हम खाने को चबा लेते हैं उसका और ज़्यादा महीन पेस्ट बनाने के लिए हम च्वर्णक दांतों का उपयोग करते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि दांतों की संख्या कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो हम 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रंधक, अग्रचूर्ण और च्वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे फसल चक्र। एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम एक ही खेत है हमारे पास, अलग अलग टाइम पे हम उसमें अलग अलग खेती बोते हैं। जैसे कि सपोज डेट हमने पहले गेहूँ बोया, गेहूँ कट गए तो उसके बाद उसमें उसी खेत में हमने चावल बो दिए, चावल कट गए तो हमने धनिया ही बो दिया, उसके बाद कभी पुदीना बो दिए, कभी आलू बो दिए। तो मतलब हम ऋतुओं के अकॉर्डिंग उसमें क्या बो रहे हैं? फसलें बो रहे हैं और अलग अलग फसलें बो रहे हैं। ये नहीं कि उसमें बार बार गेहूँ ही गेहूँ बोते जा रहे हैं। तो उसे हम फसल चक्रण कहते हैं। अब फसल चक्रण के कुछ लाभ भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला लाभ तो ये है कि ये मिट्टी की उर्वरता को बना के रखता है, मतलब कि मिट्टी एकदम फर्टाइल रहती है। दूसरी है मिट्टी की खरपतवारों, मतलब कि जो घास वगैरह होती है वो नहीं होती है इसमें जल्दी। कीटों बीमारियों को नियंत्रित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बढ़ावा मिलता है इस फसल चक्रण के थ्रू। जमीन के में जो खास तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती, जैसे कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की नीड होती है पेड़ों को बढ़ने के लिए। मिट्टी का क्षरण कम हो जाता है, मतलब कि मिट्टी जल्दी क्षरित नहीं होती है। तो ये हमारे फसल चक्रण के लाभ है। तो फसल चक्रण एक अच्छी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय। ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे कि ऊर्जा की परिभाषा, कि ऊर्जा होता क्या है। उन्हें पूछा ना ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब इसका एक उदाहरण भी लिख दीजिए। जैसे कि धनुष की डोरी खींचने प्रकार धनुष में अच्छा सॉरी, इस तरीके से लिखेंगे। धनुष की, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कि धनुष की डोरी खींचने पर धनुष में ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण जिसका उपयोग करते हुए बाण क्या होता है? दूरी तक जा पाता है। तो इसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता है उसे ही हमने क्या कह दिया? ऊर्जा कह दिया। अब ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं। इसमें कम टाइम लगता है, पेज अच्छे से भर जाता है और एग्जामिनर को भी अच्छे से दिखता है और उसे लगता है कि ये बच्चे ने एफर्ट दिया अपने एग्जाम को देने में। तो ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार है मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दिए। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के प्रकार उन्होंने हमसे पूछा था ना, थोड़ा सा हम उसमें लिख देते हैं। गतिज ऊर्जा, ये गति के कारण उत्पन्न होती है, तो जो गति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का संयोजन पाया जाता है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश और ऊष्मा है, मतलब कि सूरज से जो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है उसके थ्रू जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। अब जो हमने नेक्स्ट लिखी वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय नियंत्रण नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा या फिर हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो हम किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे? पहले तो हम हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, रूप में जारी होती है। तो एटीपी क्या है? एटीपी का मीन्स है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? ऑक्सीकारक एंजाइम, जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह अब है मानव या जंतु में जितनी कोशिकाएं होती हैं उसका 3 गुना पावर हाउस उसमें पाया जाता है। हर दिन एक स्वस्थ मनुष्य 1200 वाट ऊर्जा का उत्पादन करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे ऊर्जा को अलग करते हैं। मनुष्य या किसी भी जीव में जितनी कोशिका पाई जाती है उसका 3 गुना उसमें उनमें पावर हाउस पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जो इस प्रोसेस के थ्रू जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि धातु, आखिर धातु होता क्या है? एक ठोस पदार्थ होता है। धातु क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है जो आमतौर पर चमकीला या कठोर होता है। अब हम जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातुओं की विशेषताएं, तो हम वो लिखेंगे कि जो धातु होती हैं वो ऊष्मा व बिजली की अच्छा सुचालक होती है, मतलब कि उसमें जो ऊष्मा या बिजली होती है वो अच्छे से फ्लो हो जाती है धातुओं के अंदर। धातु में प्रकाश की परावर्तक अच्छा होता है, मतलब कि धातु में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा थाली पे आप किसी थाली पे अगर आप सूरज की किरणों को डालेंगे तो वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। या फिर टॉर्च को डालेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो धातु से बनी हुई है। धातुओं को पॉलिश किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? उच्च, मतलब कि हाई होता है। अब देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं धातुओं के, स्टील, लोहा, सोना, कॉपर, जस्ता आदि। अब धातुओं की विशेषता भी हम लिख देते हैं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बना देते हैं एक फ्लो चार्ट अच्छा सा। चमकीली व ठोस पदार्थ, आघातवर्ध्य क्या होती है कि उन पे कितनी भी चोट दे दो वो टूटती नहीं है जल्दी। तन्यता मतलब कि उनमें इलास्टिसिटी होती है, वो कितनी भी अच्छे से खींच सकते हो। उच्च गलनांक व क्वथनांक, ऊष्मा के सुचालक, आसानी से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि धातु जो होती हैं वो कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए इनसे अच्छे अच्छे औजारों को, बर्तनों को और बहुत सी चीज़ों को बनाया जाता है। क्योंकि कैसे होती है? मजबूत होती हैं, पॉलिश भी कर सकते हैं इनके ऊपर, ये आघातवर्ध्य होती हैं और इनमें तन्यता होती है, इस वजह से इनको किसी भी रूप में आसानी से ढाला जा सकता है। और गलनांक और क्वथनांक तो उच्च है ही, तो इसलिए ये हीट से भी जल्दी खराब नहीं होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं देखते हैं हम, कि ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन, चिंता और मानसिक थकान हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई आपके कान पे बहुत देर तक अगर तेज आवाज़ में बोलता रहे तो आप चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर कि यार कितना बोल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं आप।
और ये श्रवण शक्ति कम हो जाती है, मतलब सुनने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। जेट विमान या रॉकेट से निकलने वाली बहुत तेज ध्वनि, मतलब कि 150 डीबी या उससे भी ज़्यादा से क्या होता है, कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय की गति बढ़ जाती है, उसमें जिससे रक्तचाप, सिर दर्द व अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से नींद, मनोरंजन और व्यक्तिगत संचार में बाधा आ जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ध्वनि प्रदूषण की कि क्या क्या हानियाँ हैं। पहले निद्रा नहीं हो पाती है हमारी, हमें मानसिक विकार हो जाते हैं, हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि रक्तचाप, कैंसर जैसी समस्याओं का खतरा बना रहता है। हमारी श्रवण शक्ति कम होती है, कान के पर्दे को भी नुकसान होता है, हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर परिवार क्या होता है। हेड डालेंगे सौर परिवार, सूर्य और उसके आसपास घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, ग्रहिकाएं, धूमकेतु, उल्का और उल्का पिंडों के समूह को सौर परिवार या सूर्य परिवार कहते हैं। ये जो सौर परिवार है या सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है, हमारा सूर्य है, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए इसका एक हम चित्र देख लेते हैं, क्योंकि इसमें चित्र भी बनाने को कहा है। तो सबसे केंद्र में क्या आएगा, हमारा सूर्य, क्योंकि सारे जो ग्रह हैं वो किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूरज का। फिर क्या आएगा, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसी तरीके से क्रम में है, तो बस हमें गोल 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 बना के दिखा देना है और इन्हें सीक्वेंस में प्लेस कर देना है। सूरज को हम बीच में दिखाएंगे। आगे है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप ये जो चित्र बना के आएंगे, आप इसमें इधर उधर लिख देंगे कि बुध कहीं लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया मंगल, फिर उसके बाद लिख दिया शनि, फिर पृथ्वी लिख रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको सीक्वेंस में ही बना के आना होगा, जिस तरीके से ये सौर मंडल में परिक्रमा करते हैं। तो इतना ही था इस पेपर में। आपको आई होप्स अच्छे से समझ में आया होगा। इस पेपर को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए और ऑप्शनल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद वाली क्लास में इससे पहले जो पेपर पूछा गया था साइंस का, उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।